गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों, और चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, आज का टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन सी चुनौतियां आती हैं, इनको हम पढ़ेंगे बच्चों इस हेडिंग में। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन: इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। ऊपर बच्चों जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, उससे हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं। एक निष्कर्ष हमारा निकलता है, वो ये कि अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो भारत में जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होते हैं। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट does so because people have chosen it over its rivals. कोई भी पार्टी यदि चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है तो वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाती है क्योंकि लोगों ने उस पार्टी को चुना है, उसके प्रतिद्वंदियों के बीच में से। थोड़ा सा मुझे बोलने में समस्या हुई बच्चों। प्रतिद्वंदियों, हिंदी सबके बस की बात नहीं है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, यानी वो पार्टियां या वो राजनीतिक दल जो विजेता राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कहने का मतलब, यदि चुनाव के बाद कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने लायक होता है, यानी उसकी स्थिति सरकार बनाने लायक हो जाती है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया है, उस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया है। ठीक है, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ये बात सच हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कैसे? A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. कुछ ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं बच्चों, या हो सकते हैं, जो शुद्ध रूप से धन बल और गलत तरीकों से जीतते हैं चुनाव को। भ्रष्ट तरीके से, गलत साधनों का उपयोग करके चुनाव को जीतते हैं। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन यदि हम कुल मिला करके परिणामों को देखें तो हमें यही समझ में आएगा कि वही राजनीतिक दल जीता है जिसे लोकप्रियता हासिल है। कुछ मामले अपवाद होते हैं बच्चों। कुछ मामले जरूर ऐसे होते हैं जहां गलत तरीकों का उपयोग किया गया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई राजनीतिक दल सरकार बना लिया सिर्फ और सिर्फ गलत तरीकों का उपयोग करके, बेईमानी से, धन बल से या बाहुबल से। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जैसे आप देखिए,
पॉलिटिकल साइंस में केस स्टडी देखी जाती है, यानी जो जीवंत उदाहरण हैं वो लिए जाते हैं। आप देखिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत, जो मैजिकल नंबर है 273, उससे भी ज़्यादा, लगभग 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती लोकसभा के चुनाव में। बच्चों ध्यान दो बात को, यानी पूरे देश भर से जो है लोकप्रियता हासिल हुई, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में क्या स्थिति है, आप खुद सोचो। दिल्ली में 80 सीटों में से 73 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीत गई। अब आप खुद सोचिए कि यदि कोई पार्टी, यानी यही भारतीय जनता पार्टी, अगर अनफेयर मीन्स का यूज़ करती या उसके उम्मीदवार करते, या वो अपनी पूरी सरकारी मशीनरी लगा देती पूरी कि नहीं हमको दिल्ली का चुनाव जीतना है, तो क्या ऐसा संभव हो पाता? क्या आम आदमी पार्टी जीत पाती? बच्चों कुछ एक मामले हो सकते हैं, बहुत कम ऐसे मामले हो सकते हैं जहां गलत तरीकों का उपयोग किया गया हो, लेकिन यदि हम ओवरऑल रिज़ल्ट देखते हैं तो वो यही रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों कि जिस पार्टी को जनता समर्थन देती है वही चुनाव जीतती है और वही सरकार बनाती है। ये साफ साफ है। There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. और पिछले 60 वर्षों में ये हम लोगों ने देखा, पाया, एनालिसिस किया पिछले 60 वर्षों के रिकॉर्ड को हमारे देश में, कि कुछ अपवाद हैं, बस कुछ इस तरह की केसेस हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई जिनको हम अनफेयर मीन्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फ्री या फेयर इलेक्शन नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन ओवरऑल हमारे देश की जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष हैं। और यही जो बात है वो भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक करार देती है। Yet the picture looks different if we ask deeper question. लेकिन बच्चों पॉलिटिकल साइंस का नाम सिर्फ अच्छा देखना नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, तो हम आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद भी देखते हैं। यानी आदर्शवाद एक आइडियल कंडीशन या सिचुएशन क्या होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ों को भी हम देखते हैं और गहराई से देखते हैं। तो यदि हम कुछ प्रश्नों को गहराई से देखें तो हमारे सामने कुछ और फिगर आती है। क्या आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, है ना। जिसने भी इस प्रश्न को किताब में लिखा है बच्चों, कहता है, पहला प्रश्न है, आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? क्या लोगों ने जो वरीयता दी किसी को भी, क्या वो वरीयता लोगों के वास्तविक ज्ञान के आधार पर था? यानी लोगों को वास्तविकता पता थी, उसके बाद भी उसने वरीयता दी उस पार्टी को
प्रमुखता दी या जीत हासिल करा दी। दूसरा प्रश्न, आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प थे चुनने के लिए? क्या, तीसरा प्रश्न, क्या चुनाव जो है वो सभी को बराबर का क्षेत्र प्रदान करते हैं? सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग जो फील्ड फॉर एवरीवन, इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, यानी चुनाव क्या सबके लिए बराबर का खेल का मैदान साबित होते हैं? इस प्रश्न का कुछ बच्चों को मतलब भी नहीं समझ में आ रहा होगा। बच्चों, चुनाव को अगर देखा जाए, अगर हम सिंपल साधारण शब्दों में चुनाव क्या है, चुनाव एक खेल का मैदान है जिसमें कई खिलाड़ी होते हैं और जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है वो जीतता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि सबको खेलने का मौका मिला या चुनिंदा लोगों को, किसी को जो ताकतवर थे, जिनके पास धन बल था, जिनके पास बाहुबल था, उन्हीं को कहा गया कि भाई आप ही खेलो। तो जब खेलेंगे वो तो उन्हीं में से न कोई जीतेगा या हारेगा, सबको तो मौका नहीं मिला, है ना। नेक्स्ट है, कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन। बहुत ही गहरा प्रश्न बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है जो कि बहुत ही प्रासंगिक भी है। क्या आज के दौर में साधारण नागरिक, जो इस देश का साधारण नागरिक है, क्या वो कल्पना कर सकता है कि वो कोई चुनाव लड़े और उस चुनाव को जीते? बहुत ही गहरा प्रश्न है बच्चों आज के समय में। और हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए, हम बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि लोकतंत्र है तो सिंपल सी बात है, सबको अवसर प्राप्त है, राजनीतिक अधिकार सबको मिले हुए हैं, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। तो क्या एक आम नागरिक, साधारण सा नागरिक चुनाव जीत सकता है? बहुत गहरा प्रश्न है, आओ देखते हैं। Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian election to our attention. इस तरह के प्रश्न जो है बच्चों हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां, भारतीय चुनावों के लिए बहुत सी चुनौतियां पेश करते हैं, जो कि जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट बाय पॉइंट दिया होगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent. ये कहता है बच्चों कि वो उम्मीदवार और वो राजनीतिक दल जिनके पास भरपूर पैसा है, अकूत पैसा है, बहुत धन है, उस पार्टी के पास भी और उसके उम्मीदवार के पास भी, हालांकि वो इस बात को निश्चित नहीं है कि वो जीतेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो छोटी पार्टियों, निर्दलीय उम्मीदवारों के ऊपर हावी रहते हैं, उनसे ज़्यादा एडवांटेज उनको मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने धन बल का, अपने अकूत दौलत का उपयोग वोटरों को लुभाने के लिए कर सकते हैं, जो कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं, कैंडिडेट, वो नहीं कर पाते, उनके पास इतनी धन की ताकत नहीं होती। दूसरा, in some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties.
भारत के कुछ इलाकों में ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनका आपराधिक संबंध होता है या वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, और ऐसे उम्मीदवार, ऐसे लोग, इस तरह के बाहुबली, धनबली लोग शरीफ और ईमानदार और सज्जन उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट लेने से रोक देते हैं और उनकी जगह खुद पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल भी टिकट बांटते समय सिर्फ और सिर्फ उस सीट पर विजय का चेहरा देखना पसंद करते हैं। वो उनको मंजिल चाहिए, साधन चाहे कोई भी हो। कहने का मतलब उनको जीत सुनिश्चित चाहिए, और अगर वो जीत एक क्रिमिनल, एक अपराधी ला सकता है तो उस राजनीतिक दल को कोई गुरेज नहीं है, वो उस अपराधी को भी, उस आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को भी टिकट दे सकता है, और ऐसा होता है भारत के कई भागों में। नेक्स्ट है, तो ये प्रश्न बच्चों, ये चुनौतियां हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चुनौतियां, चैलेंज है भारतीय चुनावों के लिए, ठीक है। फिर है, some families tend to dominate political parties, tickets are distributed to relatives from these families। अक्सर बच्चों तुम लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, एडिटोरियल पढ़ा होगा। उसमें भारत में कुछ ऐसे ताकतवर परिवार हैं जिनके पास राजनीतिक ताकत रही है, ऐसे परिवार जो राजनीति के वातावरण में काफ़ी ऊंचे छाए हुए हैं। ये परिवार अपने रिश्तेदारों को चुनाव में अलग अलग पार्टियों से टिकट दिलवाते हैं, और ये इतने ज़्यादा हावी हैं कि राजनीतिक दल इनको या इनके रिश्तेदारों को टिकट दे देते हैं, उम्मीदवार बना लेते हैं संसदीय क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्रों से। और जो पार्टी के अन्य जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो कई सालों से, कई वर्षों से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनको मायूस होना पड़ता है, उनको टिकट नहीं मिलता। ये ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए दबाव बनाते हैं राजनीतिक दलों पर, और अक्सर सफल भी हो जाते हैं, और उनको अपने रिश्तेदारों को उम्मीदवार बना लेते हैं। मैं बच्चों विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, आप खुद समाचार पत्रों में, समाचारों में और बाकी हर जगह से आपको ये खबरें मिल जाएंगी कि किस तरह से बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता होते हैं, वो स्वयं, उनकी पत्नी, बेटा, बहू, चाचा, भाई, है ना, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, परिवार में ही है ना। तो ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये भी एक चुनौती, एक चैलेंज है भारतीय लोकतांत्रिक चुनावों के लिए। फिर है, नेक्स्ट है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। और अक्सर बच्चों साधारण नागरिकों के लिए चुनावों में बहुत कम विकल्प होता है, चाहे वो बड़ी राजनीतिक पार्टी हो या कोई हो, है ना। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस।
नीतियां बनाने में या नीतियों को लागू करने में लगभग सभी राजनीतिक दल एक जैसे होते हैं और साधारण नागरिकों के लिए राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ना लगभग असंभव होता है। नेक्स्ट है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू बिगर पार्टीज। अक्सर करके बच्चों तुमने देखा होगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, यानी ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, आप उनकी जीत का प्रतिशत देखिए, बहुत कम निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाते हैं। अक्सर करके बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं, उनके उम्मीदवार ही चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके संसाधन, उसका धन, उसकी ताकत होती है जो साधारण नागरिक की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। These challenges exist not just in India but also in many established democracy। और ये जो चुनौतियां हैं चुनावों के सामने, लोकतांत्रिक फ्री और फेयर चुनावों को कराने के लिए, ये चुनौतियां भारत में ही नहीं बल्कि और बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में है इस तरह की चुनौतियां, इस तरह की समस्याएं। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy। और जिन लोगों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतंत्र में विश्वास है, उनके लिए ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी गहरे हैं। That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system। और इसीलिए भारत के जो जागरूक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत का जो चुनावी व्यवस्था है उसमें संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप भी कोई सुधार के बारे में सोचते हैं? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस? एक साधारण नागरिक क्या कर सकता है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए? ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप ये जो कुछ रेड कलर में जो वर्ड्स हैं, कुछ कठिन वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, इनका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। पहला है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, यानी कुछ इस तरह की आइडियल बातें जिनका पालन, है ना, कुछ ऐसी आदर्श बातें जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ऐसे नियम और निर्देश होते हैं जिनको हर राजनीतिक दल और हर वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव समय में, चुनाव के काल में पालन करना पड़ता है। उनको हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? वोटर्स इन अ जोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, उस खास भौगोलिक क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है द करेंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर इन इलेक्शन इज बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम। इनकम्बेंट वो होते हैं, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो चुनाव के समय जो सत्ताधारी दल होता है, यानी चुनाव के समय वो राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। ठीक है, अक्सर चुनाव जो है इनकम्बेंट और इनकम्बेंट के जो उम्मीदवार होते हैं और वो पार्टियां जो सरकार के विरोध में होती हैं, उन्हीं के बीच में चुनाव होता है अक्सर। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिए डेट्स।
तो इस समय उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल का शासन है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है और चुनाव होने वाले हैं, तो इनकम्बेंट कौन कहलाएगा? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। उसी तरह पंजाब में इनकम्बेंट कांग्रेस कहलाएगी। ठीक है। फिर है लेवल प्लेइंग फील्ड, कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग in an election have equal opportunities to appeal for votes and to carry out election campaign. लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है वो परिस्थिति जिसमें सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने बराबर के अवसर हों, समान अवसर हों लोगों से वोट मांगने के या अपना चुनाव अभियान चलाने के लिए बराबर के अवसर हों। यानी कोई किसी को चुनाव प्रचार करने से रोके ना, सभी लोग बराबर तरीके से अपना चुनाव प्रचार करें, चुनाव अभियान चलाएं, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं। रिगिंग का मतलब होता है फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट, है ना। इसमें रिगिंग का मतलब होता है गलत तरीके से, गलत तरीकों का या धोखाधड़ी का उपयोग करके यदि कोई पार्टी करती है या उसके कोई कैंडिडेट करता है अपना वोट बढ़ाने के लिए, तो उसका मतलब होता है रिगिंग। टर्नआउट मतलब द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। टर्नआउट का मतलब होता है कि वो सभी मतदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने चुनाव में वोट डाला है। बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और मैं इससे चैप्टर 4 मैंने शायद पढ़ा दिया है आप लोगों को। चैप्टर 3 ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी कोई चैप्टर अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ कर के, समझ में आया कि नहीं? जो भी है आप अपने व्यू को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट।